सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं आज की इस क्लास के अंदर। हम देखने जा रहे हैं भारत की जनसंख्या के बारे में, और जिसके अंदर हमने जनसंख्या वितरण को समझा और आज हम समझेंगे जनसंख्या घनत्व को। तो चलिए जनसंख्या घनत्व को समझते हैं कि क्या है जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की जो परिभाषा की बात करें तो इसे इस प्रकार से बताया जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति अर्थात लोगों की संख्या, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कैसे इस जनसंख्या घनत्व को निकाला जाता है, तो देखिए जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का जो हमारे पास में फॉर्मूला है तो वो है हमारे पास में भी कुल जनसंख्या, उस प्रदेश की कुल जनसंख्या डिवाइड बाय कुल क्षेत्रफल। तो उस एरिया का जो भी जनसंख्या है और उसको डिवाइड कर देंगे हम वहाँ के क्षेत्रफल के साथ में। जैसे मान लेते हैं कि किसी प्रदेश के अंदर 1000 व्यक्ति निवास करते हैं, व्यक्ति, और वो जो है एक गांव के अंदर 1000 व्यक्ति रहते हैं, और वो जो गांव है वो गांव मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर तो लंबा है, लंबाई है उस गांव की, और 5 किलोमीटर चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस गांव का जो क्षेत्रफल है ये एक आयत बन जाएगा। तो इस गांव का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा हमारे पास में 10 वर्ग किलोमीटर हमारे पास इस गांव का क्षेत्रफल आएगा। तो अब हम देखेंगे कि इस 10 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग कितने हैं, 1000। तो फिर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति कितने हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो वो कैसे पता चलेगा, वो हम उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या को डिवाइड करेंगे कुल क्षेत्रफल के साथ में। तो जनसंख्या है 1000 व्यक्ति और क्षेत्रफल है हमारे पास में 10। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में निकल करके आएगा कि यदि हम इन सभी लोगों को 1000 व्यक्तियों को गांव की भूमि अगर वितरण करें तो फिर 1 वर्ग किलोमीटर जो भूमि है वो कितने लोगों को मिलेगी, तो 100 लोगों को ये मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या आ गया, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसको इस प्रकार से हम इसे शो करते हैं। आई बात समझ में। तो सबसे बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर आपने देख लिया कि जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे। तो ये जो है हमारे पास में ये एक गणितीय घनत्व का फॉर्मूला कहलाता है, गणितीय घनत्व। ये क्या कहलाता है अभी, गणितीय घनत्व कहलाता है। चलिए, तो फिर क्या घनत्व और भी प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के घनत्व होते हैं, कितने प्रकार से हम घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में दूसरे नंबर का जो घनत्व, अगर मैं कहूँ आपको सेकंड जो हमारे पास घनत्व आएगा वो रहने वाला है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व। अब ये कायिक घनत्व क्या होता है, एक होता है हमारे पास में कृषि घनत्व, कृषि या कृषीय घनत्व, ठीक है, कृषीय घनत्व, कृषीय घनत्व। और एक होता है पोषण घनत्व। तो इस प्रकार से हमारे पास में घनत्व है। गणितीय घनत्व की जब बात करेंगे तो कह सकते हैं कि जो गणितीय घनत्व होता है वो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है। तो फिर कायिक घनत्व किसे कहते हैं, तो कायिक घनत्व कहेंगे कुल जनसंख्या डिवाइड बाय कृषि भूमि।
कृषि भूमि, क्योंकि पूरी की पूरी जनसंख्या किस पर डिपेंड है? कृषि पर डिपेंड है। तो इस प्रकार से निकाला गया कि प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि, प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि पर डिपेंड होने वाले यानी उस पर निर्भर करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहेंगे? कायिक घनत्व कहेंगे। ऐसे ही कृषि घनत्व क्या होता है? कृषि घनत्व में बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कृषि जनसंख्या आएगी, कृषि जनसंख्या, तो कृषि जनसंख्या डिवाइड बाय कृषि भूमि, यानी अब कृषि करने योग्य जो भूमि है वो अगर हम कृषि जनसंख्या में ही बांटें तो फिर कितने लोग उस प्रति भूमि में आएंगे? तो ये हो गया हमारे पास में कृषि घनत्व। अब पोषण घनत्व की बात कर लें तो पोषण का जो जिससे हमारा पोषण होता है, भरण पोषण हम करते हैं, यानी वो होते हैं संसाधन। तो हमारी जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, उस प्रदेश की कुल जनसंख्या डिवाइड बाय उस प्रदेश के कुल संसाधन, कि वे संसाधन हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं, यानी किसी एक सोर्स पर कितने लोग आधारित हैं। यहाँ पर मैं कहूँ कि एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं और इस क्लास में एक टोकरी है जिसके अंदर मान लेते हैं 10 आम है। तो अब हम देखेंगे कि प्रति आम यानी कि एक आम कितने बच्चों का भरण पोषण करेगा, कितने बच्चों पर यानी कितने बच्चे उस एक आम पर निर्धारित करते हैं। तो फिर हम कैसे ज्ञात करेंगे? जनसंख्या कितनी है? 20 और डिवाइड बाय संसाधन कितने हैं हमारे पास, खाने योग्य वस्तु कितनी है? 10। तो डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब आएगा 2 व्यक्ति, 2 बच्चे यानी 2 व्यक्ति प्रति आम, यानी एक आम पर आम का 2 बच्चों द्वारा काम चलाया जाना पड़ेगा, यानी कि 2 बच्चों को एक आम से ही काम चलाना पड़ेगा, यानी संसाधनों की कमी है। तो इस प्रकार से ये होता है हमारे पास में पोषण घनत्व। यहाँ से पता चलता है कि हम प्रकृति पर कितना निर्भर करते हैं, प्रकृति के ऊपर कितना भार हमने ढाल रखा है, ठीक है, कितना उसको दबा रखा है प्रकृति को, कितना प्रकृति को नोच नोच के जो है मनुष्य खा रहा है, वो बातें यहाँ से पता चलती है। और कितनी देर तक अगर वो ऐसे चलता रहा तो कितनी देर तक वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर पाएगा, इस तरीके से निकाला जाता है इसको पोषण घनत्व को। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया हमारे पास में घनत्व की प्रकार। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम थोड़ी घनत्व की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से है? तो देखिए जनसंख्या घनत्व यदि हम बात करें 1901, तो 1901 के अंदर जनसंख्या घनत्व जो हमारे पास में था वो था भी 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? अभी भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उस समय की यदि मैं आपको बताऊं कि अपने यहाँ पे जनसंख्या कितनी थी, मतलब कि उस समय जनसंख्या कितनी थी 1901 के अंदर, तो हमने पहले भी चर्चा की है कि 1901 के अंदर जो जनसंख्या थी हमारे पास में वो थी 29 करोड़ जनसंख्या, 29 करोड़। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर आधारित थे। फिर हम बात करते हैं भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद होने पर पहली जो जनगणना होती है वो 1951 के अंदर होती है। इस समय भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में जब जनसंख्या हमारी लगभग 1 अरब से पार हो चुकी थी, 1 अरब यानी कि 100 करोड़ से पार जनसंख्या हो चुकी थी, तो इस समय भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना हो गया? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान की यदि हम बात करें 2011 की, 2011 तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये नवीनतम गणना के अनुसार है और व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर हम बात करें कि 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोविड की वजह से नहीं हुई है, तो फिर भी अगर हम इसका अनुमानित आधार निकालें, अनुमानित, तो भारत की जो जनसंख्या है वो 1.4 अरब से ऊपर निकल चुकी है, यानी कि
40-45 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। अभी भी हम 125 करोड़ बात को लेकर के चल रहे हैं, हालांकि अभी हमारे पास में 125 करोड़ नहीं है, लगभग 150 करोड़ के समथिंग हम पहुंचने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो अनुमानित घनत्व निकलता है वो है हमारे पास में 481 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में उसी भूमि, क्योंकि क्षेत्रफल तो भारत का उतना ही है ना, बढ़ कौन रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसी भूमि पर जहाँ पहले 77 लोग एक स्थान पर रहते थे, अब उसी जगह पर वर्तमान में 400-450 यानी 500 लोग एक स्थान पर रहते हैं। तो उस स्थान को, ये मान लेते एक कमरा है, इस कमरे में शुरू में एक व्यक्ति था, फिर 2 हुए, इस प्रकार से 77 व्यक्ति 1901 में थे, और आज वर्तमान में यहाँ 500 व्यक्ति हो चुके हैं इस कमरे पर हक जमाने वाले। तो इस प्रकार से अब उनमें आपसी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो ये विवाद जो है वो इन चीज़ों से आते हैं हमारे सामने, जनसंख्या वृद्धि से सामने आते हैं, जब तक उनके पास में कोई काम ना हो। अगर वो फ्री हैं तो वो कोई ना कोई हिंसक कार्रवाई जो है वो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने भारत की जनसंख्या घनत्व को देखा, जनघनत्व को देखा। अब हम देखते हैं भारत के अंदर राज्यों में कि सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कम जनसंख्या घनत्व। देखिए, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किस राज्य की है भाई? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो है हमारे पास में उत्तर प्रदेश, जिसकी लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। तो 20 करोड़ जनसंख्या है तो उसका क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है। तो परंतु इसीलिए क्या है कि वो सर्वोच्च जनघनत्व में नहीं आता। तो सर्वोच्च जनघनत्व किसका है? तो वो है बिहार का, बिहार। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर हमारे पास में है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये हो गया पश्चिम बंगाल। तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1029। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो थर्ड नंबर आता है केरल का, केरल स्टेट। केरल स्टेट जो है ये कुछ समय पहले यानी कि 2001 के आसपास, 1991 के आसपास केरल जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। परंतु अब इसकी साक्षरता अधिक होने की वजह से, पढ़ा लिखा क्षेत्र होने की वजह से यानी इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया है, जनसंख्या को नियंत्रित किया है। तो केरल की जो जनसंख्या घनत्व है वर्तमान में यदि मैं आपको बताऊं तो ये है भी 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं तो चौथे नंबर पर बात करेंगे 854 हो गया। इसके बाद में है हमारे पास में बिहार, उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश का नंबर 4th आता है। हालांकि जनसंख्या सबसे अधिक है लेकिन क्षेत्रफल भी बड़ा होने की वजह से इसका जो जनघनत्व है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जनघनत्व जो होता है, जनसंख्या घनत्व जो होता है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल में अनुपात होता है। जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ये बात और ध्यान रखिएगा। आपके सामने एक डेफिनेशन और आ चुकी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं जनसंख्या के साथ क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो कितना निकल के आता है? तो ये आता है हमारे पास में 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद में यदि देखें तो फिर हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 573 व्यक्ति। और छठे नंबर पे हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु ये जो है ना हमारे पास में ये है 555। तो इन सब राज्यों का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये 500 से अबव है। कितना है? 500 से ऊपर है। सबसे 500 से ऊपर सिर्फ कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। इसके बाद सभी के सभी राज्य 500 से नीचे ही आएंगे। क्लियर हो इतनी बात? फिर देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का।
अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति। मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका जनसंख्या घनत्व यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा हमारे पास में मिजोरम। मिजोरम का जो जनसंख्या घनत्व है ये है हमारे पास में 52, 52 व्यक्ति। ठीक है, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे है। तीसरे नंबर पे यदि मैं बात करूँ तो सिक्किम, सिक्किम ये हो गया तीसरे नंबर का 86। इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं कि यूनियन टेरिटरी में कौन से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं और कौन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या है दिल्ली एनसीआर की। अगर मैं केंद्र शासित प्रदेशों में बात करूं तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की है। ठीक है, महानगरों की बात नहीं कर रहे हैं। महानगरों की जब बात की जाएगी तो महानगरों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महानगर है वो आएगा मुंबई। वो मुंबई सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है। ये दिल्ली जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है और जो यूपी है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला एक क्या कहलाएगा अभी? राज्य कहलाएगा। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है ये है 11,320 व्यक्ति। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इतना ज़्यादा इसका जो है जनसंख्या घनत्व है, इतनी ज़्यादा इसकी डेंसिटी है, इतनी ज़्यादा सघनता है। मतलब लोग जितने पास पास में होंगे ना, जितनी भीड़ भाड़ अधिक होगी यानी उतना जनसंख्या घनत्व क्या है वो अधिक है। तो दिल्ली में फिर इतने लोग कैसे संभलते हैं? तो वहाँ पे क्या है? फ्लैट पर फ्लैट है ना, यानी एक दूसरे के ऊपर फ्लैट बने हुए। जैसे मुंबई में आप देखते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महानगर है, तो उसकी जनसंख्या घनत्व देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो तो दिल्ली से भी ज़्यादा निकल जाएगी। हालांकि वो महानगरों हैं, इसीलिए उसका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे नाम हम किसका ले रहे हैं? यूनियन टेरिटरी का नाम ले रहे हैं। और यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे थे? यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्टेट्स की। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास में कितनी स्टेट है? 28 है। और यूनियन टेरिटरी कितनी है अभी? 8 है। आई बात समझे? इस प्रकार से तो कहने का मतलब वहाँ फ्लैट बने हुए हैं, एक के ऊपर एक लोग रहते हैं, परिवार के परिवार रहते हैं, गांवों के गांव उन फ्लैट के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में 11,000 लोगों का रहना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जब वो सारे के सारे लोग एकदम पे सड़क पे उतरेंगे तो फिर कहीं पर भी पैर रखने की जगह हमें नहीं मिलेगी। इतना डिफरेंस होता है इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व का। चलिए दूसरी बात करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है और लक्षद्वीप, देखिए लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, यूनियन टेरिटरी है। सबसे कम जनसंख्या, देखो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? लगभग 16 करोड़, सॉरी ये होगी हमारे पास में 16 मिलियन जनसंख्या है इसकी। 1.6 करोड़ जनसंख्या किसकी है? दिल्ली की है। दिल्ली की जनसंख्या नहीं 16 करोड़ ही है, बिल्कुल 16 करोड़ जनसंख्या है अकेले दिल्ली की। परंतु साथ में आप क्या देख पा रहे हैं कि दिल्ली और सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है? ओनली 64,000 जनसंख्या है किसकी? लक्षद्वीप की 64,000 जनसंख्या है। परंतु जनघनत्व में बात करते हैं तो इसका जनघनत्व 2013 व्यक्ति है, 2013 व्यक्ति। तो फिर सबसे कम जनघनत्व वाला कौन आएगा? सबसे कम जनघनत्व वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो एक तो हमें याद रखना है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये क्या है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि जनसंख्या यहाँ पे कम रहती है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कम रहती है। इसीलिए इसका जनघनत्व जो है वो कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और सबसे कम वर्तमान में एक नया आया है हमारे सामने, लद्दाख। लद्दाख का जो जनसंख्या घनत्व है ये है 2.8 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कुल मिला के मान लो कि 3 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि बिहार का क्षेत्रफल कम है फिर भी जनसंख्या घनत्व इतना अधिक क्यों है? दिल्ली का जनसंख्या इतना अधिक क्यों है? लक्षद्वीप का इतना अधिक क्यों है? या अंडमान निकोबार का कम क्यों है? लद्दाख का कम क्यों है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल का कम क्यों है? ठीक है, इधर से हमारे पास में तमिलनाडु, हरियाणा, यूपी, केरल, इन सब का अधिक क्यों है?
तो ये क्यों है, जब हम इसको सिद्ध करेंगे ना कि ऐसा क्यों है, तो वो आएंगे हमारे पास में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये जनसंख्या घनत्व को भी प्रभावित करेंगे, घनत्व, और जनसंख्या के वितरण को भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, वितरण, कहीं पर वितरण अधिक है, कहीं पर जनसंख्या अधिक है, कहीं पर कम है। तो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं? तो चलिए सबसे पहले तो देख लीजिए कि कहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और कहाँ पर सबसे कम है। तो देखिए, ये जो हमारे पास में क्षेत्र है ना, इतना, यहाँ पर मैं आपको बात करूँ, ये जो क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या भर भर के यहाँ पे रहती है, यानी ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। कौन कौन से आ गए यहाँ पे? तो ये आ गया हमारे पास में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आ गया। कितने नंबर पे था उत्तर प्रदेश? 4th नंबर पे था। हरियाणा कितने नंबर पे था? 5वें नंबर पे हरियाणा था। पहले नंबर पे कौन था? बिहार। दूसरे नंबर पर कौन था? पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से 1 2 4 5 ये सारे के सारे यहीं पर आ गए। और तीसरा कौन था? तीसरा था हमारे पास में केरल। और चौथा कौन सा था? चौथा ये आ गया उत्तर प्रदेश, 5वां हरियाणा और छठा कौन सा था? तमिलनाडु। ये 6 स्टेट हमने बात की है, ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं, जो कि 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये हुआ सबसे अधिक वाला क्षेत्र। फिर दूसरी बात कर लेते हैं कि सबसे कम वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो क्षेत्र है हमारे पास में, वो कौन सा है? तो देखिए जरा, ये जो क्षेत्र है मैं आपको बताता हूँ, ये वाला, ये ऊपर, ठीक है, ये इस प्रकार से ये हमारे पास में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र आ गया, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख सबसे कम वाला आ गया। फिर सिक्किम आ गया, यहाँ पे देखो सिक्किम भी हमने देखा था। और फिर देखो अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति, और मिजोरम था हमारे पास में 52 व्यक्ति। यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा? 52 मिजोरम। तीसरा कौन सा? सिक्किम 86। और यूनियन टेरिटरी में बात करें तो सबसे कम किसका जनसंख्या घनत्व है? तो लद्दाख का। तो ये यूनियन टेरिटरी में सबसे लास्ट है। और यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक किसका है? तो वो मिलेगा हमें दिल्ली NCR का मिलेगा। ये देख लीजिए यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और ये जो बीच वाले क्षेत्र हमारे पास में बच गया, ये सारा का सारा मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। ये मध्यम है। ये क्षेत्र कैसा है? उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। और ये वाला क्षेत्र कौन सा है? निम्न जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो निम्न जनसंख्या क्षेत्र में ये वाले राज्य आते हैं, ये वाले यहाँ पे स्टेट आ जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे, मध्यम के अंदर ये वाले आ जाएंगे, उच्च में ये वाले आ जाएंगे। 6 आपने उच्च के अंदर याद रखने हैं। तो इस प्रकार से हो गया हमारे पास में। फिर अगर मैं कहूँ कि सर्वाधिक जनसंख्या अगर और देख लें अपन कहाँ रहती है, तो ये देखिए मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, इस प्रकार से यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो अब हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे, इसका एक हम रिजल्ट निकालेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है कि जनसंख्या यहाँ अधिक है, यहाँ मध्यम है और यहाँ का सबसे कम है। क्या कारण है? तो देखिए वो हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो उनकी बात चर्चा शुरू हो जाएगी। तो इनमें देखिए सबसे पहला जो कारक है हमारे पास में, वो है भौतिक कारक, भौगोलिक कारक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भौगोलिक कारक होते हैं। एक कारक होते हैं हमारे पास में आर्थिक कारक, आर्थिक। एक होते हैं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कारक होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास में सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक। और एक होते हैं हमारे पास में राजनीतिक कारक,
राजनीतिक कारक। तो इस प्रकार से ये कारक होते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं। भौगोलिक कारक में देखो, भौगोलिक कारक में आगे चल करके फिर से अलग अलग आएगा कि भूमि की बनावट कैसी है, उसके आधार पर भी लोग कम ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे भूमि की बनावट से कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट है, क्या चीज़ है। पर्वतों पे जनसंख्या बहुत ही कम रहेगी, उसके बाद में थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी पठारों पर, और फिर सबसे ज़्यादा रहेगी कहाँ पे, मैदानों पे, मैदानों और तटीय भागों में। यहाँ जनसंख्या सबसे अधिक रहना पसंद करती है। मैदानों और तटीय भागों में क्या होता है, तटीय भागों में एक तो क्या है, समुद्री रिसोर्स होते हैं, यहाँ पे बंदरगाह होते हैं, समुद्र से अनेकों प्रकार के रिसोर्स यानी संसाधन प्राप्त होते हैं, जो एक प्रकार का आर्थिक कारक होता है। ठीक है। तो दूसरी बात होती है जैसे जलापूर्ति। अब मैदानों के अंदर नदियाँ होती हैं तो जल की आपूर्ति होती है, तो जलापूर्ति की जब बात करेंगे तो भौगोलिक कारक में लिखेंगे, और मैदानों के अंदर जल की अधिकता होती है तो कृषि भी होती है, तो कृषि की बात करेंगे तो फिर आर्थिक कारक आ जाएगा हमारे पास में। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि भौगोलिक कारक में क्या क्या आता है, ऊंचावच, ऊंचावच, ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान। इसके अलावा जलवायु। अब जलवायु कैसी है, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु है, जनसंख्या यहाँ पे रहना पसंद नहीं करती है। पश्चिमी मरुस्थल, यहाँ पे देखो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है, उत्तरी गुजरात में, उत्तरी पश्चिमी गुजरात के अंदर देखें तो वहाँ कच्छ का जो रण है, तो इस प्रकार से वहाँ जनसंख्या कम रहना पसंद करती है। तो वो क्या चीज़ है, वहाँ की जलवायु और उसके साथ साथ में वहाँ की भूमि है। फिर बात करते हैं जलवायु के बाद में जलापूर्ति। तो जलापूर्ति भी इसका एक कारण है, जलापूर्ति हो गई भी, ठीक है, वनस्पति हो गई। ये सब कौन से हैं, ये सब भौगोलिक कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करेंगे। वनस्पति बहुत अधिक है तो जनसंख्या आदिवासी होगी वहाँ पे। कौन सी जनसंख्या होगी, आदिवासी। देखो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसी स्टेट हैं जहाँ पर वनस्पति अधिक है। इसके साथ साथ यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं यानी ऊंचावच की वजह से, और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, जो यहाँ की जलवायु है, उन सब को मिलाकर के यहाँ सबसे कम जनसंख्या रहती है। क्लियर, जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। आर्थिक कारक में क्या क्या आएगा, तो आर्थिक कारक में आ जाएगा सबसे पहले जैसे रोजगार, ठीक है ना, जहाँ रोजगार अधिक होगा लोग वहीं जाएंगे, यानी इसमें आएगी सबसे बड़ी बात आएगी नगरीयकरण। नगरीयकरण सबसे मुख्य बात है, नगरीयकरण। फिर दूसरी बात औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, ठीक है, औद्योगिकरण। तीसरी बात अगर मैं कहूँ तो कृषि, कृषि। और फिर बात करें तो खनिज संसाधन, ठीक है, खनिज संपदा जो है हमारे पास में वो इसके लिए उत्तरदायी है, खनिज। तो इस प्रकार से ये आर्थिक संसाधन हैं जो कि जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, पठार, यहाँ पर बहुत अधिक हमें क्या मिलता है, यहाँ पे भी खनिज प्राप्त होते हैं, इसीलिए यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक रहती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर बहुत अधिक कृषि की जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसलिए यहाँ पर रहते हैं। हरियाणा, यहाँ पर इसलिए जनसंख्या बहुत अधिक रहती है, जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। ऐतिहासिक कारक में क्या हो जाता है कि किलों के पास में किले, बावड़ियाँ, बस जो इतिहास से जुड़ी हुई बातें होती हैं, लोग वहाँ पे शुरू से वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो ऐतिहासिक काल से वहाँ रहते आ रहे हैं, वो इतिहास से जुड़े हो गए। सामाजिक और संस्कृति, जहाँ पर लोगों की संस्कृति जिस प्रकार की होती है तो वो अपनी संस्कृति में ही रहना पसंद करते हैं। तो अगर अपनी संस्कृति में रहेंगे तो फिर वहाँ जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाएगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा। राजनीतिक हिंसा की वजह से लोग वहाँ से निकल जाते हैं, राजनीतिक अशांति की वजह से दंगे वगैरह होते हैं, तो लोग वहाँ से प्रवास कर जाते हैं, ठीक है, यानी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भी राजनीतिक कारक की वजह से भी क्या होता है, जनसंख्या घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि राजनीतिक कारक में अगर सरकार कह दे कि भी आपको एक से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने हैं, तो उससे भी क्या होता है, वो राजनीतिक कारक हो गया, वो क्या हो गया, एक प्रकार का राजनीतिक कारक जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करेगा। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारे पास में जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए।
और दूसरी तरफ हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, कहाँ पे कम जनसंख्या निवास करती है। इसलिए आपने यहाँ पे एक शेडो पूरी डार्क देनी है, एक मैप बनाना है भारत का, उसमें यहाँ पे डार्क शेडो बनाओगे और यहाँ सबसे लाइट शेडो बनानी है। पेंसिल से अपन करते हैं ना, तो बिल्कुल हल्की हल्की शेडो यहाँ पे करनी है। तो यहाँ डार्क किया, यहाँ भी डार्क किया और यहाँ मीडियम किया और यहाँ बिल्कुल हल्की डार्क किया, बिल्कुल हल्का हल्का पेंसिल चलाई। तो इस प्रकार से आपके सामने एक मानचित्र बन करके तैयार हो जाएगा और जिससे आपको ज्योग्राफी के अंदर नंबर हासिल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।